नमस्कार, मैं नयन बाज ने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस को सेशन 2025-26 के लिए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि जो रिवाइज सिलेबस है उसमें से अब कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक्स को स्किप करना है। तो इस वीडियो के अंदर ऐसे ही आपके और भी जो डाउट्स होते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के कोर्स स्ट्रक्चर को, यानी कि हम जानेंगे कि जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं उनकी जो वेटेज है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या रहने वाली है। फिर हर एक चैप्टर का जो सिलेबस है उसको डिटेल में समझेंगे। देन आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस का वेटेज कितने मार्क्स का एग्जाम में रहता है। फिर सीबीएसई ने कुछ बुक्स हमको प्रिस्क्राइब कर रखी है, उनको भी एक बार हम देखेंगे। फिर जिन बच्चों के पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो देखेंगे रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी अब एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको 2025-26 सिलेबस के लिए पढ़नी है, और फिर इसी रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो कि अब हमको प्रैक्टिस नहीं करने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के कोर्स स्ट्रक्चर की। तो हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, इसके अंदर टोटल 14 चैप्टर्स हैं। इन 14 चैप्टर्स को टोटल 7 यूनिट्स के अंदर बाँटा गया है। जो सबसे पहले हमारी यूनिट आती है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर है रियल नंबर करके, जो कि आपको पढ़ना है, और इसकी जो वेटेज है वो एग्ज़ाम के अंदर टोटल 6 मार्क्स की रहेगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ जाती है अलजेब्रा। इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं और इनकी जो वेटेज है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर वो 20 मार्क्स की है। देन आपके पास थर्ड यूनिट आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर है और इसकी जो वेटेज है ये टोटल 6 मार्क्स की है। देन हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर टोटल 2 चैप्टर्स आते हैं और इसकी जो वेटेज है ये 15 मार्क्स की है। देन नेक्स्ट यूनिट आती है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के अंदर भी 2 ही चैप्टर्स हैं और जो वेटेज है इसकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स की है। देन नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर भी टोटल 2 ही चैप्टर्स हैं और इसकी जो वेटेज है एग्जाम में वो 10 मार्क्स की है। देन लास्ट यूनिट जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर भी 2 चैप्टर्स हैं और जो वेटेज है वो 11 मार्क्स की है। तो इस तरीके से इन सारे ही चैप्टर्स का सम 80 मार्क्स हो जाता है। तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है। अब एक-एक करके हम जानेंगे जो हर एक चैप्टर है इन डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, उनके अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि अब हमको डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट थी वो हमारी नंबर सिस्टम थी। इसके अंदर जो एक ही चैप्टर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर का बेसिक ऑलरेडी क्लास 9th के अंदर आप पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम करके चैप्टर के अंदर। अब उसके आगे की जो बात थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ना है और देखना है किस तरीके से इसको डिफरेंट तरीके से डेली लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है डिफरेंट सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और चैप्टर के लास्ट में रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरीके के जो इरेशनल नंबर्स होते हैं इनका प्रूफ हमको सीखना है। ठीक है, चैप्टर में से यूक्लिड डिवीजन लेमा और चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज थी जहाँ पर हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स को देख के बताते थे क्या वो रेशनल या इरेशनल होने वाला है, उस वाले पार्ट को यहाँ से अब डिलीट कर दिया गया है। केवल 2 ही टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ जाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स थे जिसमें जो पहला चैप्टर है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का बेसिक भी आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को समझना है और फिर देखेंगे कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के वो आपस में क्या रिलेशनशिप रखते हैं और कैसे उनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता था, अब वो वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है, तो केवल 2 ही ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। क्लास 9 के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़े थे। अब ये उसके आगे का पार्ट है जहाँ पे हमें एक साथ 2 इक्वेशन दे रखी होगी और उनकी मदद से हम एनालाइज करेंगे कितनी सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है चैप्टर के अंदर वो आपको ग्राफिकल मेथड सीखना है।
कैसे आप इसकी मदद से बता सकते हैं कि जो आपकी इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट होने वाली हैं। फिर हम सेकंड पार्ट के अंदर अलजेब्रिक कंडीशंस को सीखते हैं, कैसे बिना ग्राफ पर प्लॉट करे हम बता पाएंगे कि जो आपके पास पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं क्या वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। देन चैप्टर के लास्ट में हम मेथड्स को भी सीखेंगे, कैसे हम अलजेब्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है जो कि हमको सीखना है। और फिर सिचुएशन प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करके आंसर पाए जा सकते हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर एक और मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चैप्टर के एंड में एक एक्सरसाइज होती थी, पेयर ऑफ इक्वेशन, जिनको हम रिड्यूस करते थे सिंपलर फॉर्म में। अब वो वाला पार्ट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देन तीसरा चैप्टर जो हमारे पास आता है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म सीखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, और फिर जानेंगे किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड इस या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम बता सकते हैं कि जो ये रूट्स होने वाले हैं क्या ये इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे। फिर चैप्टर के लास्ट में डे टू डे लाइफ में जो सिचुएशन प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कैसे उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमको यहाँ पर पढ़ना है। चैप्टर के लास्ट में या यूनिट के लास्ट में जो लास्ट चैप्टर हमारे पास है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो हमारी बुक में जितना भी दे रखा है वो सारी ही चीजें यहाँ पर पढ़ना है। इस तरीके से फिर हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी बेसिक क्लास 9 में हम पढ़ चुके थे, जहाँ पर हमने जाना था किस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को यूज करते हुए डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो अब उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला या फिर सेक्शन फार्मूला, जो कि इंटरनल डिवीजन के लिए ही केवल हमको पढ़ना है, एक्सटर्नल डिवीजन वाला पार्ट यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ पहले इस चैप्टर के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम निकालते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से, वो भी अब चैप्टर में से हटा दिया गया है। तो जो इनिशियल टू एक्सरसाइजेज हैं, डिस्टेंस फार्मूला वाली और सेक्शन फार्मूला वाली, केवल यही अब आपको पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके पास आती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बेसिक काफी डिटेल में आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अब उसके आगे का जो पार्ट है ट्राइंगल चैप्टर का, जहाँ पर हमें सिमिलरिटी वाले पार्ट को डिस्कस करना है, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो इसमें काफी सारी थ्योरम्स हैं। जो पहली आपकी थ्योरम है इसका आपको प्रूफ सीखना है, लेकिन इसके बाद की जो थ्योरम्स हैं, ठीक है, उनके प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। उनका केवल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और देखना है किस तरीके से इनको डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस चैप्टर के एंड में पाइथागोरस थ्योरम और इनइक्वालिटीज करके एक कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, वो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं, तो आप उसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो ज्योमेट्री के अंदर है वो है सर्किल। सर्किल का बेसिक भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था। अब उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि टेंजेंट टू अ सर्किल, ये वाला पार्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है। देन नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आ जाती है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री एक बिल्कुल नई ब्रांच है जिससे आप पहली बार इंट्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर सिलेबस के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसको दो पार्ट में बांट के दिखा रखा है ना, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये केवल एक ही चैप्टर के अंदर है, जो कि इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री करके है। इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, अब वो वाला पार्ट आप नहीं पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर में जो भी कुछ है वो सब आपको पढ़ना है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, कैसे इसकी मदद से जो लाइफ के अंदर हमारे पास डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं या फिर किसी पर्टिकुलर चीज से हम सर्टेन एंगल पे खड़े होते हैं, तो उनको कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वही सारी जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स लाइफ में पॉसिबल हो सकती हैं, वही यहाँ पर हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट क्रिएट हो सकता है, ठीक है, उसको हमें यहाँ पे स्किप कर देना है। देन हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर टोटल दो चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है वो है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल। यहाँ पर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे कि सेक्टर्स और सेगमेंट, इनका एरिया निकालना जानेंगे और फिर देखेंगे कैसे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट हो सकती है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो रहे होंगे और उनको कैसे फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट का जो लास्ट पार्ट है वो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 9th में भी आपने इंडिविजुअल जो पार्ट्स थे जैसे कि कोन, सिलेंडर, इनके बारे में इनका सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब जो डिफरेंट
थ्री डायमेंशनल फिगर्स होती हैं जैसे कि क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनकी मदद से जब इनको कंबाइन करके डिफरेंट फिगर्स बनाई जाएंगी तो उनका क्या पॉसिबल सरफेस एरिया या फिर वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो वाला पार्ट हमको यहाँ पर पढ़ना है। पहले यहाँ पे फ्रस्टम करके कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। लास्ट यूनिट जो हमारे पास बचती है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स के बारे में भी क्लास 9 में हमने देखा था कैसे हम हिस्टोग्राम, ठीक है, बार ग्राफ बना सकते थे। अब इस यूनिट के अंदर आपको केवल मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखना है ग्रुप डाटा का, जहाँ पे जो बाई मोडल सिचुएशन होती है यानी कि सेमी डाटा में दो मोड हो सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे स्किप करना है, वो वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर जो चैप्टर का यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन होती है वो यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कैसे जो डेली लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है उनको हम प्रोबेबिलिटी की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टोटल 14 चैप्टर्स थे, ये 7 यूनिट्स के अंदर बांटे गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन की। सबसे पहले जो स्टैंडर्ड का पेपर रहता है आपका, उसके क्वेश्चन पेपर की हम बात कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड का पेपर होता है ये कहने को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। अब आपके एग्जाम में जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप होता है रिमेम्बरिंग। ठीक है, रिमेम्बरिंग के अंदर ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि आपने प्रीवियसली पढ़ रखे होते हैं, यानी कि जैसे कुछ बेसिक टर्म्स हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट हो सकते हैं या फिर कुछ डायरेक्ट आंसर्स हो सकते हैं जो कि फॉर्मूले में पुट करके आ जाएंगे। सेकंड जो टाइप हमारे पास होता है वो है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं ना या आइडियाज होते हैं उनको आपको ऑर्गेनाइज, कंपेयर या फिर ट्रांसलेट करके या इंटरप्रेट करना होता है कि यहाँ पर हमने बेसिकली आपसे क्या पूछा और कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। तो अगर इन दोनों ही टॉपिक्स को हम देखें या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखें तो ये टोटल 43 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। और इनका जो वेटेज रहेगा स्टैंडर्ड पेपर के अंदर ये 54% का रहता है। फिर जो तीसरा टाइप हमारे पास क्वेश्चंस का आता है वो है एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि यहाँ पे आपने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ रखे होते हैं उन्हीं को कुछ नए सिचुएशंस में फ्रेम करके आपके सामने दिया जाता है ताकि हम यहाँ पर ये समझ सकें कि आपने जो कॉन्सेप्ट है वो कितना अच्छे से पढ़ा है। तो इसकी जो वेटेज है एग्जाम के अंदर टोटल 19 मार्क्स की है। और परसेंटेज वाइज टर्म्स में देखें तो 24%, यानी कि जो 1/4 लगभग पार्ट है आपका एग्जाम का वो एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। देन फिर हमारे पास तीन तरीके के क्वेश्चन और बचते हैं, जैसे कि पहला टाइप है इसमें एनालाइजिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को आपको ब्रेक करना होता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पे मोटिव क्या है या आपसे क्या पूछे जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, फिर एवल्यूशन बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन या आइडिया जो दे रखी होती है उसको देखना होता है। लास्ट में आपको डेटिंग बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं ना, जहाँ पे डिफरेंट जो चैप्टर्स के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में कंबाइन करते हुए, ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश की जाती है। तो इसका जो वेटेज आपके एग्जाम में रहेगा ये टोटल 18 मार्क्स का रहेगा। और परसेंटेज वाइज 22% आपके जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो इस तरीके के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जो ओवरऑल वेटेज आपके एग्जाम की हो जाती है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 80 मार्क्स का रहता है, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड्स में आएगा। अब बचते हैं 20 मार्क्स। तो जो 20 मार्क्स हैं उसको डिफरेंट तरीके से ब्रेक किया गया है। सबसे पहले पूरे ही साल आपके स्कूल्स के अंदर पेन एंड पेपर टेस्ट होते हैं या फिर मल्टीपल असेसमेंट होते हैं जिनको हम पीए कहते हैं, है ना। तो इसकी जो वेटेज रहती है टोटल 10 मार्क्स की आपके एग्जाम में रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है पोर्टफोलियो। तो जब आपके समर वेकेशंस या फिर विंटर वेकेशंस होते हैं वहां पर आपको प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने को कहा जाता है या फिर आपका क्लास में किस तरीके का रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पे 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। और फिर आपके पास क्या होती है, लैब मैनुअल्स होती है ना, वहाँ पे आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं करने को, जिसको करने के बाद आपका वाइवा लिया जाता है। तो वो भी टोटल 5 मार्क्स का आपके पास है। तो ये टोटल 20 मार्क्स है जो कि आपके स्कूल्स के पास इंटरनल होते हैं। बाकी 80 मार्क्स आप क्या करते हैं एग्जाम में दे के जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स आपका हो जाता है। अब अगर हम बेसिक के पेपर के डिजाइन की बात करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो वही रहने वाले हैं, बस बेसिक पेपर के अंदर जो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है ये 3/4 हो जाता है, यानी कि 75% बेसिक के पेपर में रिमेम्बरिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछे जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो वेटेज हो जाता है 60 मार्क्स का हो जाता है। फिर जो आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन थे एप्लीकेशन बेस्ड, ये केवल 12 मार्क्स के आपके एग्जाम में आएंगे और यहाँ पे वेटेज रहने वाला है 15%।
इसके बाद जो थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाला पार्ट था जहाँ पे एनालाइजिंग, एवोल्यूशन या फिर क्रिएटिंग वाला पार्ट था, इससे रिलेटेड केवल 8 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जिनका वेटेज 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक का भी टोटल वेटेज आपका 80 मार्क्स का हो जाता है और जो इंटरनल वाला पार्ट था वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन पेपर डिजाइन थी। अब बात करते हैं प्रिस्क्राइब बुक्स। तो सीबीएसई ने कुछ बुक्स हमको प्रिस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, अगर आप इस वाले पार्ट को या ये जो बुक्स बता रखी हैं अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट आपके सारे जो टॉपिक्स हैं जो कि आप बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में देख रहे हैं वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले या तो आपके पास होती है मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक जो कि एनसीईआरटी पब्लिकेशन की आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपकी लैब मैनुअल्स होती है ना, उसमें ऑलरेडी ये जो 2 पार्ट है ये कवर यहाँ पर हो जाते हैं। तो लैब मैनुअल के अंदर बेसिकली जब आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूले डायरेक्टली दे रखे होते हैं, लेकिन मैनुअल के अंदर उनका डेरिवेशन हमको दिखाया जाता है। तो वहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो हमारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ा करिए। और लास्ट में जो हम कहें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस से, वो है एग्जाम्पलर की टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम सबको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम अपने एग्जाम में स्कोर कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें से कौन सी एक्सरसाइजेज अब आपको पढ़नी है। टोटल जो पुरानी बुक है उसके अंदर 15 चैप्टर्स हैं, है ना? अगर सबसे पहले चैप्टर की बात करें, हमारा चैप्टर नंबर 1, तो अब इसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 ही आपको पढ़नी है जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है, और जिनके पास जो रिवाइज एनसीईआरटी बुक है वो तो सब पढ़ेंगे जो उसके अंदर दे रखा है। फिर अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 के अंदर आपको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पढ़नी है। चैप्टर 3 के अंदर एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 आप पढ़ेंगे। चैप्टर 4 के अंदर एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.4 आपको पढ़नी है। चैप्टर 5 के अंदर सारी ही एक्सरसाइजेज आपको पढ़नी है। चैप्टर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 आप पढ़ेंगे। चैप्टर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.1, 7.2। चैप्टर 8 के अंदर आपको एक्सरसाइज 8.2, 8.4 और 8.4 पढ़नी है। चैप्टर 9 के अंदर सारी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। चैप्टर 10 के अंदर सारी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। चैप्टर 11 आपका डिलीट कर दिया गया है, ठीक है, पुरानी बुक के अंदर से, तो इस चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 12 के अंदर एक्सरसाइज 12.2 आप पढ़ेंगे। चैप्टर 13 के अंदर एक्सरसाइज 13.1, 13.2। चैप्टर 14 के अंदर एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.3। और जो लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 15.3 पढ़नी है। अब इन एक्सरसाइजेस के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको नहीं पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.4 की, इसके अंदर जो क्वेश्चन 3 है इसको डिलीट कर दिया गया है ना? इसी तरीके से एक्सरसाइज 9.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको डिलीट कर दिया गया है। और जो एक्सरसाइज 14.1 है आपकी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर डाटा आपका रह गया है बस, ठीक है? तो ये याद रखेंगे जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी बुक है वो केवल इन्हीं पार्ट को आप पढ़ें, क्योंकि आपका टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं आएँगे, ठीक है, उनको नहीं पढ़िएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम्पलर बुक की, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पलर बुक में यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस को आपको बता रहे हैं जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है? उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बचेंगे, चाहे वो सैंपल क्वेश्चंस हो या फिर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हो, वो आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका चैप्टर 1 था रियल नंबर, इसके अंदर से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा और डेसिमल एक्सपेंशन वाला पार्ट क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। तो उसके बेसिस पे जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 1.1, इसके अंदर आपको सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 10 ये आपको नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 1.2 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 ये भी आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट एक्सरसाइज आ जाती है एक्सरसाइज 1.4, इसके अंदर सैंपल क्वेश्चन 1 और जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज है ये भी आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो ये बात रही चैप्टर 1 की। अब चैप्टर 2 पे आ जाइए। चैप्टर 2 के अंदर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है
ये अब आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसका सैंपल क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5 और 6 ये आपको नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं करेंगे, और जो एक्सरसाइज 2.4 है, इसके अंदर सैंपल क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 आपको पूरी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर फिर हमारे पास आ जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था और जो इक्वेशन थी रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है। तो इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 3.3 है, इसके अंदर क्वेश्चन 9 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और सेवेंथ पार्ट आपको नहीं करना है। और एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी चैप्टर में एक्सरसाइज या सैंपल क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको सब करने हैं। फिर चैप्टर 4 आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला पार्ट है, ये टॉपिक डिलीट हो गया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिनकी मदद से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर आपको सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। चैप्टर 5 फिर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, ये पहली बार आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब आप प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर 6 आपका ट्राइंगल था, ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम और जो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया गया है। तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 6.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 आप नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 12 आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 6.4 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप नहीं करेंगे। अब बात आ जाती है चैप्टर 7 की, ठीक है, यानी कि जो आपका एरिया ऑफ सर्किल वाला चैप्टर था। यहाँ पे पेरीमीटर और जो एरिया ऑफ सर्किल वाला पार्ट है वो चैप्टर में नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अब आपके टॉपिक नहीं है। तो इस बेसिस पे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो सैंपल क्वेश्चन 1 और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 19 आपको नहीं करना है। एक्सरसाइज 7.4 के अंदर क्वेश्चन 2 आप नहीं करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है टिग्नोमेट्री वाला, ठीक है। यहाँ पे टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम्पलर के अंदर कंबाइन करके दे रखी है। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला टॉपिक था ये डिलीट कर दिया गया था। तो इस बेसिस पे एक्सरसाइज 8.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है, इसको आप नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 9, ठीक है, ये पूरा का पूरा ही चैप्टर आपको करना है। और जो चैप्टर 10 है, ठीक है, ये डिलीट कर दिया गया था, तो ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला, है ना। तो ट्राइंगल वाले पार्ट में, सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नेक्स्ट आपके पास चैप्टर यहाँ पे आ जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट था इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 11.1 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ठीक है, ये आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। फिर आपके पास एक्सरसाइज 11.2 आ जाती है। इसके अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13 और जो क्वेश्चन 14 है एक्सरसाइज का, ये आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। फिर एक्सरसाइज 11.3 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देन एक्सरसाइज 11.4 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 10, 11, 12, 13, 16, 17 और 18, ये आपको नहीं करना है। फिर आपके पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है मेंसुरेशन वाला। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन वाला टॉपिक था और जो फ्रस्टम ऑफ फोन वाला टॉपिक था ये डिलीट हो गया था। तो इसके बेसिस पे एक्सरसाइज 12.1 के अंदर सैंपल क्वेश्चन 1, सैंपल क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7 आपको नहीं करना है। ऐसी एक्सरसाइज 12.2 के अंदर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आप नहीं करेंगे, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 12 आ जाता है। यहाँ पर भी वही चैप्टर अभी चल रहा है, इसके अंदर कुछ और भी एक्सरसाइजेज आपके पास है।
जैसे कि एक्सरसाइज 12.3 इसके अंदर क्वेश्चन 3 आप नहीं करेंगे और एक्सरसाइज 12.4 के अंदर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 और 19 ये भी अब आपको नहीं करना है। देन फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आ जाता है। इसके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 13.4 है, इसका क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12, 13 और क्वेश्चन 14, ठीक है, ये अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। उन सारे ही डाउट्स को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपके लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इन रिसोर्स ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है ये और भी बेटर हो सके। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।